Hello everyone. Today we are going to discussing about एंटी एजेंट्स. एंटी एजेंट्स इस टाइप की मेडिकेशंस या ड्रग्स होती हैं जो कि मलेरिया के अगेंस्ट वर्क करेंगी. अब सबसे पहले हम समझते हैं मलेरिया होता क्या है. आप सब लोगों को ये चीज़ पता होगी कि मलेरिया जो है नॉर्मल मॉस्किटो को काटने से फैलता है, एक फीवर है. लेकिन हर टाइप का मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इसके लिए भी एक स्पेसिस टाइप का मॉस्किटो होता है जो कि फीमेल एनाफिलीज गैम्बिया होती है. इसमें भी बेसिकली 4 टाइप की स्पीशीज आती हैं जो कि बहुत ही सीवियर फॉर्म इसकी कॉज करेंगी और कम फॉर्म कॉज करेंगी. इसमें भी 4 टाइप्स की स्पीशीज होंगी. वो होंगी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल. जो मोस्ट सीवियर फॉर्म है मलेरिया की वो कॉज करता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है जो 50% तक जो होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के थ्रू ही कॉज होता है. बाकी का जो है 40% वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के और जो लास्ट बचा 10% वो प्लाज्मोडियम मलेरिया के थ्रू कॉज होता है. अब हमने इसे लिखा हुआ है प्रोटोजोअल डिजीज. प्रोटोजोअल डिजीज के अंदर आती है. प्रोटोजोअल डिजीज का एक्चुअल मीन्स यही होता है कि आधी जो लाइफ साइकिल होगी उसकी ह्यूमन होस्ट के अंदर मीन्स अनदर होस्ट के अंदर होगी और जो आधी लाइफ साइकिल होगी वो मॉस्किटो के अंदर होगी. तो इसीलिए हमने इसको प्रोटोजोअल डिजीज बोला है. जो ये फीमेल एनाफिलीज है ये अपने साथ कैरी करके चलती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट को जो बाद में हमारे अंदर इंजेक्ट करेगी और हमें इन्फेक्टेड करेगी. अब आपने एक चीज और सुनी होगी डेंगू फीवर के बारे में. डेंगू फीवर बेसिकली उसके लिए भी एक अलग टाइप की जो स्पीशीज है वो रिस्पॉन्सिबल होगी मॉस्किटो की. उसका नाम है एडीज एजिप्टी. अब ये डेंगू फीवर और येलो फीवर कॉज करती है. अब इसके आगे हमने लिखा हुआ है डे फीडर और इसके आगे हमने लिखा हुआ है नॉकटर्नल. डे फीडर का एक्चुअल मीन्स आपने सुना होगा कि डे फीडर जो डेंगू का मॉस्किटो है वो दिन के टाइम काट रहा है. इट मीन्स वो दिन के टाइम एक्टिव है, रात के टाइम एक्टिव नहीं होगा, दिन के टाइम ही बाइट करेगा. तो डे फीडर इसीलिए कहा गया. अब नॉकटर्नल वर्ड उस टाइप के स्पीशीज के लिए होता है कि जो रात के टाइम एक्टिव होती है, दिन के टाइम नहीं. तो नॉकटर्नल मीन्स इसमें जो मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होगा. तो इस पर्पज से जो है डेंगू को कंट्रोल करना आसान है एज कंपेयर टू मलेरिया. क्यों? क्योंकि जो डे फीडर मॉस्किटो है उसे आप कोई भी दवाई डाल के या किसी भी चीज का छिड़काव करके उनको एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बट रात के टाइम नहीं हो सकता इतना ये सब चीजें. तो इसलिए ये चीज जो है मलेरिया ज्यादा ही सीवियर है. तो अब इसका जो मलेरिया जो है हम इसको नॉर्मली हमने समझ लिया कि एक टाइप का फीवर है जो कि मॉस्किटो के काटने से होता है. अब हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे मेडिकल टर्म्स में कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें ये हमें इन्फेक्ट करता है और कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें इसके क्लिनिकल सिम्टम्स जो है हमें दिखते हैं. तो सबसे पहले हमें एक मॉस्किटो ने काटा. वो हमें ये नहीं पता कि मलेरिया का मॉस्किटो है कौन सा. फिलहाल उसने हमें काटा और जो है उसमें मलेरिया के जो वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट था वो प्रेजेंट था. उसने हमें काटा और यहाँ पर हमें इंजेक्ट कर दिया. इंजेक्ट करने के बाद वो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पोरोजोइट्स थे वो हमारे अंदर इंजेक्ट करे. अब यहां से ब्लड स्ट्रीम उसको लीवर के अंदर लेकर जाएगी. अब लीवर के अंदर जब जाएंगे वो तो वहां पर उनकी सेल्स में चले जाएंगे और लीवर में की जो सेल्स है उसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, उनका रिप्रोड्यूस करेंगे. तो जब रिप्रोड्यूस करेंगे वो अपने आप को तो वहां पर मीरोजोइट्स फॉर्म कर लेंगे. अब ये मीरोजोइट्स जो हैं ज्यादा एक्सेसिव हो जाएंगे उन सेल्स में, तो उन सेल्स को बर्स्ट कर देंगे और बर्स्ट करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे. अब ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये आरबीसीज में जाना चाहेंगे तो आरबीसीज में गए और आरबीसीज में जाके वापस से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और ये जो मीरोजोइट्स हैं ये गैमेट्स में चेंज हो जाएंगे और कुछ मीरोजोइट्स बच जाएंगे. अब ये जो गैमेट्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे हैं और जो बाकी मीरोजोइट्स बचे ये आरबीसी ये बर्स्ट हो जाएगी आरबीसीज, बाकी के मीरोजोइट्स निकल जाएंगे और जो गैमेट्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं. मीरोजोइट्स जो निकले वो अनदर आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे और जो गैमेट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे हैं. तो हमें फिर एक और अनदर मॉस्किटो ने काटा. उसने मॉस्किटो ने काटा, ब्लड सक करा. अब आरबीसी जो हमारा ब्लड स्ट्रीम थी उसमें गैमेट्स ट्रेवल कर रहे थे. तो जब वो ब्लड सक करेगा तो गैमेट्स जो है उसके अंदर पहुंच जाएंगे. अब ये गैमेट्स उसके अंदर जब पहुंचेंगे तो इनके अंदर फिर जो मॉस्किटो है उसके स्टमक में चले जाएंगे और वहां पर इनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होने के बाद ये स्पोरोजोइट्स में चेंज हो जाएंगे और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट्स उसके अंदर या प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा. तो बेसिकली ये जो थी इसकी नॉर्मल साइकिल थी. अब जो मैंने कहा आरबीसीज बर्स्ट करेंगे, आरबीसीज बर्स्ट करेंगे, यहां पर क्लिनिकल सिम्टम्स शो होते हैं
और जो कॉज वाली स्टेज है, वो कॉज वाली स्टेज तब है जब ये लीवर सेल्स में चले जाएंगे और वहां पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इसमें इस टाइप की स्टेजेस आती हैं, इरेथ्रोसाइटिक स्टेजेस, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेजेस। जो बेसिकली एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेजेस हैं उनको जो है उसमें काउंट किया जाता है जब जो हमारा पैरासाइट है, जो स्पोरोजोइट है, वो लिवर सेल्स में है, तो उस स्टेज को एक्सो इरेथ्रोसाइट बोलेंगे। और जो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज है तब बोलेंगे जब हमारा वहां पर वो मैच्योर होकर मीरोजोइट्स में चेंज हुआ और मीरोजोइट्स जो है आरबीसीज में चले गए, तो उस स्टेज को हम इरेथ्रोसाइटिक स्टेज बोलेंगे। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें सबसे स्टार्टिंग की ड्रग्स का देखेंगे जो इसमें हाईली इफेक्टिव होती है, तो क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन इसमें क्या वर्क करती है? सपोज ये हमारी, अभी हम इरेथ्रोसाइटिक स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लोरोक्वीन है ये एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में वर्क नहीं करेगी। जब लीवर में ये स्पोरोजोइट्स होंगे तब बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, ये तब वर्क करेगी जब ये मीरोजोइट्स में चेंज होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये आरबीसीज में चले जाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारे ब्लड में है, ठीक है, ये ब्लड है हमारा। अब ब्लड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होगा इसका हिम और एक पार्ट होगा ग्लोबिन, प्रोटीन वाला पार्ट। अब जो प्रोटीन है वो काफी सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो ये जब निकलेगा तो ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन वाला पार्ट, और ये हिम वाला है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, तो वो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये उसके लिए एसेंशियल होंगे उसकी एक्टिविटीज में, लेकिन ये जो हिम वाला पार्ट है ये उसके लिए हाईली टॉक्सिक होगा और ये ही डेथ कॉज करता है उसकी। अगर ये वो कन्वर्ट ना हो तो ये उसकी डेथ कॉज कर देगा। तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है अपने आप को बचाने के लिए वो एक टाइप का उसके अंदर मैकेनिज्म है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। किस टाइप से करेगा? ये जो हिम वाला पार्ट है इसको हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देगा पॉलीमराइजेशन के थ्रू, मींस पॉलीमर फॉर्म कर देगा। बोलते हैं ना कि कोई चीज मतलब कोई चीज अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करवा दियो, तो वही चीज यहां होगी कि इसका पॉलीमराइजेशन पॉलीमर फॉर्म कर देगा अनदर फॉर्म में, और ये वाली जो हीमोजोइन, ये वाला जो वो है कंपोनेंट जो बनेगा ये उसके लिए टॉक्सिक नहीं होगा। अब यहां पर हमारा क्लोरोक्विन वर्क करता है कि जो हीम से हीमोजोइन में कन्वर्ट हुआ था पॉलीमराइजेशन के थ्रू, इसको ब्लॉक कर देगा और ये हिम बचेगा। अब ये हिम की जब कंसंट्रेशन उसकी वैक्यूल्स में ज्यादा होगी तो एक उसकी डेथ कॉज कर देगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब हम इसकी केमिस्ट्री पे बात करते हैं। केमिस्ट्री पे हम जब बात करेंगे तो ये इसमें हम क्लोरोक्विन की सिंथेसिस देखेंगे हम। तो जो क्लोरोक्विन ड्रग है हमारी वो 4 अमीनो क्विनोलिन्स की क्लास में आती है। 4 अमीनो क्विनोलिन्स की क्लास में बेसिकली 3 टाइप्स की ड्रग आएंगी। एक तो क्लोरोक्विन हो गया, पिप्राक्विन हो गया, अमोडिया क्विन हो गया। तो हम क्लोरोक्विन की बात करेंगे। तो क्लोरोक्विन क्या है? 4 अमीनो क्विनोलिन। 4 अमीनो क्विनोलिन इसलिए क्योंकि इसमें 4th पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है और क्विनोलिन इसका न्यूक्लियस है। ये यहां पर ये काउंट करते हैं हम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और ये 8th। ठीक है, तो ये 4th पोजीशन पे जो है अमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये 4 अमीनो क्विनोलिन की जो है सब क्लास में आता है। तो अब इसकी सिंथेसिस जो है इसकी टू स्टेप्स में होगी। पहला जो स्टेप होगा उसमें 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन की सिंथेसिस होगी, और जो इसका सेकंड स्टेप होगा उसमें होगी 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन से क्लोरोक्विन की सिंथेसिस होगी। अब हम इसकी सिंथेसिस 1 बाय 1 देखते हैं स्टेप। सबसे जो पहला हमारा इनिशियल मटेरियल होगा वो एम क्लोरोएनिलीन होगा। वो रिएक्ट करेगा डाईइथाइल 2 ऑक्सोसक्सिनेट। अब ये एम क्लोरोएनिलीन ऐसे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो है क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और वो एमीन ग्रुप जो है ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो एम क्लोरोएनिलीन ये इसका नाम हुआ। अब डाईइथाइल 2 ऑक्सोसक्सिनेट, ये नाम ऐसे, ये डाईइथाइल 2 इथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, C2H5 और ये C2H5, ये 2 इथाइल हो गए, तो डाईइथाइल। सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 ऑक्सो, और सक्सिनेट 4 कार्बन की ये 4 कार्बन की चेन है, तो इस सक्सिनेट फॉर्म होगा, तो इसलिए डाईइथाइल 2 ऑक्सोसक्सिनेट। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि रिंग आपस में फ्यूज होंगी, और ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप इसके
H हैं दो NH2 के H, इसके साथ H2 फॉर्म करके रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा है डाइएस्टर फॉर्म होगा। सिर्फ ये इतना होगा कि यहां से जब ये H2 हटेगा तो बाकी की रिंग जो है इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज ऐसे होगी कि ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन एज इट इज यहां जुड़ा, इससे ये नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ने के बाद ये फिर CH2 लगा हुआ है, CH2, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये CH2 है यहां पर, ये CH2, ये यहां पर CH2 हुआ, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये C2H5O, ये एज इट इज, और उसके बाद ये वाला ग्रुप जो है नीचे ऐसे ही था, ये डाइएस्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर हम साइक्लाइजेशन करवाएंगे इसका हाई टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। साइक्लाइजेशन मीन्स आपको ये चीज तो पता ही लग गई होगी, साइक्लाइजेशन का मतलब एक बार फिर बता देता हूँ। साइक्लाइजेशन तब होगा जब हमें इसकी रिंग पूरी फॉर्म करवानी होगी, तो साइक्लाइजेशन तब करवाएंगे हम इसका। तो डाइएस्टर का बेसिकली हम साइक्लाइजेशन करवा देंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो साइक्लाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, मींस रिंग पूरी करेगा। और ये जो ये वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये इस जगह चला जाएगा। इस जगह जाने के बाद यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाला जो ग्रुप है ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यही चीज कही थी कि ये जो है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये OH कहाँ से आया, ये जो H है ये CH2 था, या ये वाला H इस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना ऑक्सीजन, तो ये वाला H यहाँ चला जाएगा, तो ये OH फॉर्म कर लेगा और बाकी एज इट इज पूरी रिंग और पूरा ये जो ग्रुप है ये नीचे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये जो कार्बन है ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये ऐसे हमारी रिंग फॉर्म हो गई, ये इथाइल एस्टर है। इसका नाम देख लेते हैं, उससे पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और ये चीज। तो इसको हमने कहा 7 क्लोरो, 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। 4 हाइड्रोक्सी, 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लगा हुआ है। क्विनोलिन ये न्यूक्लियस है इसका। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2nd पोजीशन पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इससे ये नाम पूरा हुआ 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम कंप्लीट हुआ। अब इस वाले ग्रुप को जो है हमें तोड़ना है। ये इजीली तो ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए इसका एसिड बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। बेस NaOH लेंगे हम इसमें और इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा। रिमूव किस फॉर्म में होगा, यहां से एक OH जो है इस C2H5 के साथ चला जाएगा और C2H5 की फॉर्म में निकल जाएगा। और ये जो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे ये CO2 की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। अब हमारे पास चीजें बची क्या क्या, एक तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बचा, रही कि 7 पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप बचा, और ये पूरी रिंग ये एज इट इज हमने ऐसे बना दिया और ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। नाउ हम इसका नाम देख लेते हैं। फिलहाल ये इंटरमीडिएट है लेकिन नाम आप इसका लिख सकते हैं। ये ऐसे जब काउंटिंग करेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 और ये 8th, तो इसका नाम बेसिकली ये पड़ेगा 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट है। तो अब इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे हम। क्लोरीनेशन बेसिकली हम POCl3 से या फिर SnCl2 से भी करवा सकते हैं, लेकिन हम POCl3 से करवाते हैं यहाँ। तो जो हमारा क्लोरीनेशन करवाने का एक मेन पर्पस जो है यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा के क्लोरीन ग्रुप लगाना है। तो ये जो इसका POCl3 का Cl है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा के Cl लगा देगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। मेन हमें ये देखना है कि हमारा जो कंपाउंड बन रहा है उसको देखना है। तो ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया इसने और क्लोरीन लग गया। तो इसका नाम जो होगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 4 7, 2 क्लोरीन ग्रुप हैं तो डाई क्लोरो और क्विनोलिन न्यूक्लियस है तो क्विनोलिन। 4 7 डाइक्लोरो क्विनोलिन। अब यही हमें सिंथेसाइज करना था और हमारा सिंथेसाइज हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा मटेरियल बना, ये प्रोडक्ट बना है हमारा, तो इसको लेंगे हम और इसको अनदर प्रोडक्ट से जो है रिएक्ट करवाएंगे। तो ये हमारा अनदर जो है वो ये 4 अमीनो 1 डाई इथाइल अमीनो पेंटेन है। नंबरिंग करते हैं
फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। ये नंबरिंग हो गई हमारी। तो ये देखते हैं नाम। 4 एमिनो, फोर्थ पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। 1 फर्स्ट पोजीशन पे एमीन ग्रुप के साथ डाई इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 इथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, C2H5 और C2H5। ये 2 इथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं। तो एमिनो पेंटेन, एमिनो पेंटेन, पेंटेन इसका नाम देंगे, चेन का नाम देंगे। 5 कार्बन है तो पेंटेन यूज होगा, तो पेंटेन हो गया। 4 एमिनो 1 डाई इथाइल एमिनो पेंटेन। अब इनको आपस में हम कंडेंस्ड करवाएंगे। कंडेंस करवाने के बाद सिर्फ इतना होगा, ये HCl जो है बाहर हो जाएगा इसमें से। HCl कहां से बाहर होगा? NH2 का एक H और ये Cl जो है ये आपस में रिएक्ट करके ये HCl की फॉर्म में बाहर होंगे, और ये जो NH है ये इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। जहां Cl जुड़ा हुआ था ये इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, और ये जो पूरी चेन है ये एज इट इज ऐसे ही जाएगी। अब ये पूरी चेन एज इट इज ऐसे ही जाने के बाद यहां पर होगा 7 क्लोरो 4 डाई इथाइल एमिनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल एमिनो क्विनोलिन। इसी को ही हम क्लोरोक्विन बोलते हैं। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नाम देखते हैं, नाम कैसे बन रहा है इसका। तो इसकी अभी फिलहाल हमने क्विनोलिन रिंग की जो है नंबरिंग करी है। अब ऊपर वाली चेन की नंबरिंग करते हैं। तो यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 और ये 4 कार्बन है ऊपर वाली चेन में। तो नाम होगा इसका 7 क्लोरो। 7th पोजीशन पे हमारा क्लोरीन ग्रुप है। 7 क्लोरो 4 2 बार 4 आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 फोर्थ पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। एक फोर्थ पोजीशन पे ये वाला अमीन ग्रुप लगा है, और ये एक फोर्थ कार्बन के साथ ये अमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 डाई इथाइल, 2 इथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, C2H5 डाई इथाइल एमिनो एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कंप्लीट हुआ हमारा। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये रहा फर्स्ट कार्बन है हमारा, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 मिथाइल, चेन का नाम देंगे हम मेथ इथ प्रॉप ब्यूटाइल। ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। एमिनो एमीन ग्रुप लगा हुआ है इस क्विनोलिन न्यूक्लियस पे, तो एमिनो क्विनोलिन, ये इसका आयुपैक नेम कंप्लीट हुआ। और यही हमारा क्लोरोक्विन है। यहां पर हमारी क्लोरोक्विन की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट सिंथेसिस जो देखेंगे हम वो पामाक्विन होगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ कौन सा आपको पार्ट पसंद नहीं आया, और कमेंट में ये भी बताओ कि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोस हैं सिंथेसिस से रिलेटेड, या और भी वीडियोस हैं जो फार्माकोलॉजी की हैं, उनसे रिलेटेड जो है आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।